हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं बता दूं कि माइक्रो टीचिंग हमारे चैनल में काफ़ी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कीजिए चैनल में और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो माइक्रो टीचिंग अपलोड है। ओके, आज हम लोग कुछ ऐसे एक सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले हैं जो कि है फिलॉसफी। ठीक है, तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग माइक्रो टीचिंग अपलोड करेंगे। आज का टॉपिक है बुद्धिज्म, जो कि आप हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों के अकॉर्डिंग आप माइक्रो टीचिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। सबसे पहले है ये लर्निंग एंड टीचिंग का ये कोर्स से लिया गया है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर्स में आप लोग का आता है। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट कर देते हैं स्किल्स के बारे में जानने का बाद। ठीक है, तो बता दे रहे हैं माइक्रो टीचिंग पे आप 5 स्किल्स पे वर्क करते हो, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकम में करवाया जाता है। जब इसका आप लोगों को माइक्रो टीचिंग जो करवाया जाता है रोल प्लेइंग ऑफ सिमुलेशन में, जब आपका प्रैक्टिकम होता है कि एज्यूम कर लेना होता है कि पीयर ग्रुप आपके स्टूडेंट्स हैं, इस टाइम आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बैठे रहते हैं, तो आपको 5 स्किल्स में कोई एक स्किल चुन के आप लोग को वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है 5 मिनट के टाइम में। तो मेरा मानना है कि आप लोग स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन या स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग वाला पार्ट लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी वाले पार्ट आप लोग को लिखना पड़ेगा, पर आप लोग ना ले तो ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट पार्ट है, जो आप लोग सब चुनेंगे, आप लोग सब चुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना आप लोगों को 5 मिनट में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन का क्या क्या कंपोनेंट है, आप किस तरह से ये प्रैक्टिकम आपको रेडी करना है। ठीक है, यहाँ देखिए टॉपिक है, कंटेंट आउटलाइन है, कंपोनेंट्स या प्रोसीड्यूरल डिटेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताते चलूँगी और डिटेल्स आप लोग का लिखा हुआ है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के उसको लिख लेना है। ठीक है, टॉपिक में आप देख सकते हो बुद्धिज्म है। उसके बाद कंटेंट में देख लीजिएगा 4 नोबल ट्रूथ है। इससे हम लोग एक टॉपिक का कंटेंट हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, किसी एक टॉपिक में का कंटेंट आपको ले लेना है, उसमें ही आपको ये माइक्रो टीचिंग बनाना है। ठीक है, तो देख सकते हो कंपोनेंट है सिक्वायरिंग अटेंशन। सबसे पहले क्लास में टीचर जाएगा और सबसे पहले बच्चों का अटेंशन अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, आप क्लास में जाते ही यदि आप बच्चे को पढ़ाने लगो तो बच्चे में इंटरेस्ट नहीं आता। आप क्लास में जाओगे, बच्चों का अटेंशन अपनी ओर खींचोगे, तो अटेंशन करने के लिए टीचर को कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल या कुछ अनोखा चीज़ ले जाना होगा, जो बच्चों को लगे कि हाँ कुछ आज स्पेशल पढ़ाई होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्या अटेंशन सिक्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का चीज़ यहाँ पर आप जो ले जाओगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है डेमो के एग्जाम्पल्स में लेके। प्लीज़ आप डिटेल्स को पढ़िएगा, डिटेल्स जब भी पढ़ेंगे तो कंटेंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम कंटेंट बड़ा नहीं करना चाहते। जहाँ समझाना है जो है कंपोनेंट, उसी को हम लोग समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा असेसिंग मोटिवेशनल लेवल। जब आपने बच्चों को दिखाया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या जानकारी आज हम लोग क्लासरूम में लेने वाले हैं, उससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चन यदि पूछ लेते हो जो बच्चे को आता हो, वैसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इससे क्या होता है बच्चा का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि जो बच्चा जानना है कि आज मैम जो पढ़ा रही है उससे हम लोग को नॉलेज है, तो इसमें क्या हम लोग को जानने की इच्छा हो जाती है कि और इसके बारे में क्या क्या जाने। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चों को उनके पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि आगे का जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, उस एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंग उन्हें इस सब यूनिट या यूनिट के साथ जोड़ देना है, जो भी आप पढ़ा रहे हो अपने क्लासरूम में। ओके, ये बता दी ये क्लास 11 के लिए बनाया जा रहा है। क्लास 11 और 12 में ही फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, बाकी छोटे क्लासेस को नहीं पढ़ाया जाता। यदि आप हिस्ट्री के लिए बना रहे हो तो एक क्लास 6 के लिए आप रखिएगा। ठीक है, हिस्ट्री में क्लास 6 में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 6 ना तो क्लास 11-12 को भी आप ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म 11-12 में भी आप पढ़ा सकते हो, वहाँ पर भी आप स्पेशली वहाँ दिया रहता है बौद्ध धर्म का, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का दिया रहता है सेक्टर।
उसके बाद देखिए लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंस का आधा यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ के अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद देखिए स्पेसिफाइंग द पॉइंट्स टू बी टेकन अप फॉर टीचिंग। यहाँ पर बच्चों को आपको लेसन्स जो आप पॉइंट पढ़ा रहे हो, आप टॉपिक क्या डिस्कस करोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर अनाउंस करना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो अपने लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स के लिए, यहाँ पर आपको वो चीज़ मेंशन करा। यदि चार्ट यूज़ कर रहे हो या कुछ वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हो दिखाने के लिए बच्चों को, या कुछ मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर शो करना है कि आप क्या क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पार्ट होता है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। इसको करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग बेस्ट माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं यही पॉइंट को चुनिएगा, जिसका एवरेज हो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी छोटा है और काफ़ी ईजी में आप 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चनिंग में क्या होता है ना, हम लोग खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए ये हम लोग का रियल क्लासरूम का तो सिचुएशन नहीं चलता है, यहाँ पर हम लोग अपने पेयर ग्रुप के साथ ही चलते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है पेयर ग्रुप को ही हम लोग क्या करते 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, आप इस तरह से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल ना आपका ना कॉन्टैक्ट का समझ जाता है, कभी कभी ये फ्रेंड के साथ आप मिलके कुछ ऐसा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाता है इस चीज़ में। और जिसका बेस्ट हो तो वही चुनिएगा, जिसका नहीं हो तो प्लीज़ आप स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ही चुनिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यार कॉम्पोनेंट टॉपिक और कंटेन और डिटेल सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ करना है, सिर्फ आपको कॉम्पोनेंट्स में और डिटेल्स में करना है। कंटेन और टॉपिक सेम यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सबसे क्लियर होना चाहिए। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो बच्चों को तो लैंग्वेज प्लीज़ क्लियर रखिएगा। कोई भी लैंग्वेज में ज़्यादा क्वेश्चन जब भी आप पूछो तो टफ ना पूछो, इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछो, ठीक है। स्टेप से लैंग्वेज रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लाइन डालना शायद भूल गई थी, यहाँ पर लाइन है, ओके। यहाँ पे देखिए लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी आगे भी किया है जो लर्निंग डिज़ाइन में हम लोग करते हैं, जैसे कि लर्निंग गोल्स के बारे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर रिमेंबरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, उसी टाइप का यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को लिखना है बच्चों से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन लिया, इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन है, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है क्वेश्चनिंग का, रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट है और साथ ही साथ एक प्रॉम्प्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इस 3 पॉइंट को आपको अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चनिंग में पकड़ के डिस्कशन करना होता है। और इससे रिलेटेड आपको भाइवा में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग आप प्रोसेस कैसे करवाओगे क्लासरूम में, प्रॉम्प्टिंग कैसे करवाओगे क्लासरूम में, आपको थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस भी आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रीफोकसिंग क्या है, रीडायरेक्टिंग क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ हम लोग जैसे डायलॉग राइटिंग लिखते हैं ना, इस टाइप को आपको यहाँ पे टीचर स्टूडेंट करके यहाँ पर डायलॉग यहाँ पर राइटिंग फॉर्मेशन कर लेना है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर के साथ देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीफोकसिंग का मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि आप एक स्टूडेंट को क्लासरूम में उठाते हो क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। यहाँ आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो बच्चों को, बच्चा एक से आप क्वेश्चन पूछते हो, बच्चा को नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसी बच्चा को आप उस क्वेश्चंस को सिंपल मैनर से पूछोगे। आप पहले पूछते हो टफ मैनर से, आंसर आता है उसे, पर ये क्या होता है ना, यहाँ पर बच्चा क्वेश्चंस को जानता है, पर ऐसा टफ को लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो स्टूडेंट टीचर, तो बच्चा क्या होता है आंसर नहीं बोल पाता, समझ ही नहीं पाता, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को ईजी मैनर में पूछेगा, ठीक है। धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट करके आंसर उसी बच्चे से आपको निकालना है, उसको हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं। रीडायरेक्टिंग में क्या होता है, यदि आपने एक क्वेश्चन पूछा बच्चे को, दूसरा बच्चा क्वेश्चन नहीं दे पाया, तो उस बच्चे को क्या करोगे, आप बोलोगे आप स्टैंड रहो, आप क्या करोगे उसी के सामने या किसी और बच्चे को आप उठाओगे, उससे आप क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा क्वेश्चन का आंसर जवाब देगा, तो पहले वाले बच्चे को बोलोगे कि आप इसका आंसर सुनना, और फिर जब वो सेकंड बच्चा आंसर कंप्लीट कर देगा तो उसको आप बैठा के, तब जब फर्स्ट बच्चे को आपने जो खड़ा किया था उस बच्चे से बोलोगे कि अब ये आंसर आपने सुना, इसको आप हमें बोलो। तो इस प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस को लेके हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को बनाया है कि टीचर कैसे पूछेगा, स्टूडेंट कैसे जवाब दे रहा है, फिर टीचर कैसे क्वेश्चंस को इजी मैनर में पूछता है, फिर स्टूडेंट कैसे जवाब देता है। इस टाइप को हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डायलॉग फॉर्म में बनाना होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये प्रोसेस के बारे में आपने जाना, रीडायरेक्टिंग और रिफोकसिंग क्या होता है। यहाँ पर देखिए रिफोकसिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीडायरेक्टिंग रिफोकसिंग का प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। कभी कभी टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स है ना, आप उन्हें बोर्ड में लिखें, ठीक है। जैसे कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन आप पूछे, कोई भी जैसे डिस्कशन कर रहे हो कुछ पॉइंट को लेके, जैसे कि बुद्धा के बारे में डिस्कशन कर रहे हो कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था, वो कब मरे, कहाँ कहाँ उनका ये नॉलेज प्राप्त हुआ, इस टाइप का डिस्कशन आप जब क्लासरूम में कर रहे हो तो बच्चा टुक टाक आंसर्स दे रहा है, तो आंसर्स को क्या करो, बोर्ड में रिस्पॉन्स लिखो। इससे क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे को एक ऐसा मोटिवेशन लेवल मिलता है कि हम जो आंसर दे रहे हो मैम उसको पुट करिए बोर्ड में। तो सारे बच्चे ये चीज़ देख के सारे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हमें जितना आता है हम कोशिश करें हम आंसर दें। तो यहाँ पर एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है बच्चों का, और साथ ही साथ इंटरैक्टिव सिस्टम भी हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का काम आपको करना है। देखिए आधा यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी बचा हुआ हमने पीछे पेजेस में कवर किया है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे भी देखिए आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म आपको बना के दिया गया, इस टाइप का ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, लिखना है। अब बात आता है प्रॉम्प्टिंग का। तो प्रॉम्प्टिंग देखिए, जैसे आपने प्रॉम्प्टिंग जैसे रिफोकसिंग का किया था उसी तरह से प्रॉम्प्टिंग का भी प्रोसेस होता है। आप एक क्वेश्चन पूछते हो बच्चे से, ठीक है, टफ लैंग्वेज में पूछा गया क्वेश्चंस, जब बच्चा नहीं दे पाता है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस कीजिए, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस को बच्चों से ही पूछिए, वही बच्चा ही वो आंसर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो यही जो रिफोकसिंग और प्रॉम्प्टिंग थोड़ा मिलता जुलता प्रोसेस है, रीडायरेक्टिंग थोड़ा अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाया गया है, जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग किया गया है टीचर स्टूडेंट के बीच में, ओके। तो ये रहा हमारा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं स्किल ऑफ टीचिंग एड्स का। क्या क्या आपको टीचिंग एड्स यूज़ करना है अपने माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस में, जहां आप रेगुलर क्लासरूम में भी क्या क्या यूज़ करते हो। इसमें आपको देखिए एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि रेगुलर क्लासरूम में आप किस वजह से पढ़ाते हो ना, इसमें बहुत काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है हम लोग को आगे फ्यूचर में पढ़ाने के लिए। आज जैसे कि आप 3rd सेमेस्टर में जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको क्लासरूम में इंटर्नशिप करना पड़ेगा, रियल क्लासरूम में, तो इस टाइम में भी आपको ये चीज़ काम आता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से टॉपिक के बारे में जानिएगा। जब आप रियल क्लासरूम में जब खड़े रहोगे ना, एक बीच में मिडिल में खड़े होकर आप एक टीचर का फील करोगे, तब वहाँ पर आपको ये कॉन्फिडेंस देगा। ये जो आपने टॉपिक को पढ़ा है इसके बारे में आप याद करोगे, हाँ ऐसे ऐसे आपको करना है, रिफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग, प्रॉम्प्टिंग, वहाँ सबको आपको ऑब्जर्वेशन के टाइम में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। टॉपिक का कंटेंट दोनों सेम रहेगा, कॉम्पोनेंट एंड डिटेल्स में आपको चेंजेस आना होगा, ठीक है। देखिए कॉम्पोनेंट यहाँ पहले सबसे पहले है रिलेवेंट टू टॉपिक। आप जो यूनिट पढ़ा रहे हो उससे रिलेवेंट आपको करना है टॉपिक को, ठीक है। एग्जाम्पल जो भी दोगे ना टॉपिक से रिलेटेड, अब जो पढ़ा रहे हो उससे अलग टॉपिक जाके आप एग्जाम्पल दे तो नहीं। और साथ साथ याद रखिएगा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़िए बच्चे को, ऐसा आप टॉपिक दीजिए, ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए टॉपिक का कि बच्चा रियल लाइफ में इस चीज़ को देखता हो, ठीक है, और करके आया हो या फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। इससे क्या हो, बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या, एप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, बच्चों का लेवल बढ़ाना है। तो याद रखिएगा मोटिवेशन लेवल आपको बढ़ाना है, तो इस टाइप का आपको टेस्ट लेना है बच्चों से कि बच्चा का लेवल बढ़ जाए। जैसा क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं इतना टफ क्वेश्चन जैसा आप पढ़ा रहे हो उससे थोड़ा ईजी क्वेश्चंस आप पूछे ताकि बच्चा जवाब दे सके। इससे क्या मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है बच्चों का। उसके बाद क्या है, क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग। यहाँ पर कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाना होगा क्लासरूम में कि बच्चा का इंटरेस्ट लेवल और थिंकिंग लेवल बढ़ जाए। किस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा चाहेगा कुछ और जाने, इसके बारे में, बुद्धा के बारे में कुछ और जाने, जितना हमको पता है उससे और रिलेटेड जाने। इससे क्या होता है, क्लासरूम एक इंटरेस्टिंग और थिंकिंग वे में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉपर डिस्प्ले। तो ये तो ज़रूरी है, जो चीज़ आप ले जा रहे हो अपने क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग पढ़ाने के लिए, से आप चार्ट ले जा रहे हो तो प्लीज़ छोटा पेपर में चार्ट ना ले जाए, क्योंकि क्लासरूम आपका बहुत बड़ा है, लास्ट बेंच तक आपको पूरा डिस्प्ले को दिखना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा वॉलपेपर या वॉल वाला मैगजीन जो बनता है ना, उस टाइप का पेपर में बना के आप ले जाए, जो भी चार्ट बना के ले जा रहे हो। जैसे आप पीपीटी बना के ले जाए तो प्लीज़ पीपीटी का जो क्वालिटी वो अच्छा रखें आप, ताकि दूर तक जो बच्चे बैठे उनको पूरा अच्छे से
से प्रॉपर डिस्प्ले दिखाई दे। ठीक है, मॉडल ले जा रहे हो तो छोटा मॉडल ना बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि लास्ट बेंच तक बच्चों को भी अच्छे से दिखे। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट यूज़। आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो क्लासरूम में, पढ़ाने के टाइम में, बच्चों को समझाने के टाइम में, क्या क्या लर्निंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह से आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग वे आपका कैसा है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको क्लासरूम में बहुत बार देना होगा जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, जब आपका थर्ड सेमेस्टर रहेगा, जब ऑब्जर्वेशन आपका होगा ना, तो ये चीज़ रीइंफोर्समेंट आपको बार बार टीचर आपका एक्सटर्नल या इंटरनल देखेगा कि आप दे रहे हैं कि नहीं। जैसे कि पहला देखिए, टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट डिटेल्स चेंज होता रहेगा, बार बार हर स्किल्स में ही दोनों चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्लासरूम में बच्चों को पॉजिटिव वे में ही आपको रीइंफोर्समेंट देना है। जैसे जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो उनको साफ साफ नहीं बोलना कि आप तो एकदम ढक्कन हो, आपसे होगा ही नहीं काम, आप कर ही नहीं सकते, बैठ जाओ। नहीं, आपको ये बोलना है कोई बात नहीं, आज गलती हुआ है, आज आपने सीखा कुछ नया गलत करके, फिर देखिएगा कल आप इससे सही आंसर जवाब दोगे। ठीक है, इस टाइप का रिइंफोर्समेंट आपको पॉजिटिव वे में देना है, नेगेटिव वे में नहीं देना है। तो यहाँ पे उसी डिटेल्स को लिखा गया है, तो प्लीज आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के तो ही लिखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड वीकेंड ऑन ब्रोकन। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि टीचर को रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। जब भी बच्चा कुछ कर रहा है या गलती कर रहा है तो यहाँ पर आपको उसी की गलती को लेके आपको उसको सिखाना है पॉजिटिव वे पे। ऐसा नहीं कि आप गलत हो, क्लासरूम में आपसे नहीं हो सकता, आप एकदम पढ़ाई नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। उसी को देखिए कि आप गलती आज किए हो तो इसका मतलब कल आप अच्छा करोगे ज़रूर। ठीक है, इसे निराश नहीं करना, उसे मोटिवेशन लेवल बढ़ाते रहना है, उसे कोई ऐसा रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं करना कि वो पढ़ाई छोड़ दे या उसका मन टूट जाए कि हाँ आज से पढ़ देंगे ही नहीं और नहीं कुछ करेंगे। जब कुछ भी ट्राई करते हैं गलत होता है, ऐसा नहीं, उसे और आप मोटिवेशन दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करता है प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना बच्चों को, प्लीज़ वो अच्छा हो, वो सही हो। ऐसा नहीं आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे को गलत पढ़ाओ, जो पढ़ाओ सही पढ़ाओ। क्योंकि देखिए टीचर उसके लिए एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट होता है। घर में जब टीचर पढ़ा देना, घर में जाके जितना भी लोग बोले कि टीचर गलती किया है तो बच्चा वो मानेगा नहीं, क्योंकि टीचर वो जानता है टीचर उसका गलत कभी कर नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए टीचर का जो छवि है, जो कैरेक्टर है, उसको सही रखने के लिए आपको जो भी क्वालिटी आप टीचिंग का प्रेजेंट कर रहे हो वो सही सही होना चाहिए। जितना ही आए, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा देना, पढ़ के प्रोवाइड करवा देना बाद में, पर गलत कोई चीज़ प्रोवाइड ना करवाना। ठीक है, ये भी एक चीज़ आता है हम लोग का रीइंफोर्समेंट में। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधा इसका लिखा हुआ था, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी बहुत टीचर है जो कुछ बोलते नहीं है पर फेशियल एक्सप्रेशन दे देते हैं ऐसा कि बच्चा समझ जाता है टीचर को पसंद नहीं आया, टीचर हमको कुछ नेगेटिव बात समझाना चाह रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है। तो उस तरह से भी आपको एक्सप्रेशन नहीं देना, नॉन वर्बल भी एक्सप्रेशन नहीं रखना। हमेशा देखिए अच्छा एक्सप्रेशन दीजिए बच्चों को, चाहे वो गलती हो, चाहे वो गलती कर रहे हो। काम क्या है, आपको सुधारना। ठीक है, स्कूल में क्यों भेजा जाता है, एज अ टीचर के पास क्यों भेजा जाता है, ताकि कोई भी बच्चा गलती करे तो टीचर उसको अच्छे वे में ले जाए। ठीक है, सही वे दिखाए उसको रास्ता। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है, कभी कभी बच्चों को चांस देना चाहिए कि जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चा, कभी कभी ऐसा भी एक्टिविटी देखिए लास्ट पीरियड में, हर दिन क्लास में तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को बुला के आप बोर्ड में उनका रिस्पॉन्स लिखवाओ, ऐसा तो हर दिन क्लास में नहीं हो सकता। आप देखिए कभी कभी जैसे कि फ्राइडे का लास्ट क्लास, 2 क्लासेस आप ऐसा एक्टिविटी रख लीजिए कि जो भी बच्चे आंसर देंगे अपने बोर्ड में आके आंसर देंगे। इससे क्या होता है ना, बच्चों में लास्ट पीरियड में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आज लास्ट पीरियड में हम लोग पढ़ाई नहीं, हम लोग बोर्ड वर्क करेंगे। ठीक है, इससे क्या है लास्ट पीरियड में जो एनर्जी खत्म हो जाता है ना, एनर्जी बूस्टर मिल जाता है उन लोगों को। फ्राइडे क्लास मिस भी नहीं करेंगे वो लोग, लास्ट पीरियड का क्लास लास्ट करने आएंगे, क्योंकि उन्हें बोर्ड वर्क में करना पड़ेगा, कोई भी जवाब बोर्ड वर्क में देना होगा। इससे क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका क्लास एक्टिविटीज़ होगा और आपके स्कूल्स में या एक्टिविटी की वजह से स्टूडेंट एब्सेंट करना बंद कर देंगे। ये चीज़ सारा कुछ यहाँ पर आपको मैनेज करना है। हर दिन क्लास में नहीं पॉसिबल है, वो तो हर दिन करवा भी नहीं सकते हैं आप। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन का। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये वाइवा में पूछा जाता है कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप स्टूडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वैसे हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये लाइक और सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स चेंजेस रहेगा। कंपोनेंट देखिए क्या है, रेलेवेंट एग्जाम्पल। जब भी आप पढ़ा रहे हो, जब यूनिट आपने पढ़ा लिया, पढ़ाने के साथ साथ आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल देना है विथ आपको डेली लाइफ यूजेस के साथ साथ रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ के। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोई फेक नहीं देना यार, रियल लाइफ के साथ जोड़ के देना है। देखिए ये बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, रियल लाइफ में इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको एग्जाम्पल 2-4 को अपने आप जब पढ़ा रहे होंगे ना तो खुद ही आपके दिमाग में चले आएगा। ठीक है, जब टीचर्स आप एक टीचर के प्रॉपर वे में खड़े होकर आप मिडिल में पढ़ा रहे होगे ना, ठीक ठाक आपको देखिएगा एग्जाम्पल अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि ये रियल सिचुएशन के साथ जोड़ने आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लियर कॉन्सेप्ट कंटेंट, और जो भी आप पढ़ा रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए, लैंग्वेज टफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप पढ़ा रहे हो समझाने लायक समझाओ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक रूल्स होता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझाना है, पर ऐसा ना करके यदि कोई टफ लैंग्वेज हो तो उसका मदर टंग में आप उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रूल रेगुलेशन लेके नहीं चलना है एक तरह से, पर एक तरह से बात होता है कि बच्चों को भी समझ आना चाहिए। हम यहाँ पर क्लासरूम के थोड़े पढ़ाने आ रहे हैं, हम तो स्टूडेंट को पढ़ाना है, स्टूडेंट को समझा। जब स्टूडेंट ही नहीं समझेगा तो क्या फ़ायदा वैसा पढ़ा के। इसीलिए जब भी आप कोशिश करो अपना लैंग्वेज आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, पर कभी कभी ऐसा होता है बच्चे समझ नहीं पाते तो उन्हें कंफर्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। तो ज़रूरी है सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज रखना, हर टीचर को सिंपल और इजी लैंग्वेज प्रोवाइड बच्चों को करवाना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे तभी तो बच्चे को आप समझ पाओगे कि बच्चे को कितने समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सिस्टम करना, कम्युनिकेशन करना, क्लासरूम में 2-4 क्वेश्चन पूछते रहना। जब भी आप एक पॉइंट पढ़ाओ तो उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछो, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना नॉलेज गेन पा रहा है कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। वो चीज़ भी आपका एक हो जाता है, एक टेस्ट हो जाता है, आपका टेस्ट हो जाता है, बच्चों का नहीं। या आप बच्चों को कितने अच्छे पढ़ा पा रहे हो, कितना अच्छा समझा पा रहे हो। ठीक है, और जहाँ लग रहा है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ तो आप ना टीचिंग वे को आप इंप्रूव कीजिए, थोड़ा और इजी वे में चले जाइए, थोड़ा और बेसिक में चले जाइए, जिससे देखिए बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट ऑप्शन का, जो है को रिलेटेड विद द टॉपिक्स। आपको पढ़ाने के बाद बच्चों को एक बेसिक मॉरल भी देना है अपना सब यूनिट या यूनिट के साथ। तो लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ आपको कैसे आप कोरिलेट करो अपने टॉपिक को, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखना है। लास्ट में जब मॉरल देते हो ना, ये पढ़ने के बाद हमें क्या नीति मिलती है, क्या शिक्षा मिलता है, क्या टीचिंग है, क्यों हम लोग ये टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, जानना क्यों। ये बहुत बच्चे होते हैं ना, क्यों बेकार ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को क्वेश्चंस होता है ऐसे बच्चों को। जैसे आप 10 बच्चों में से 2 क्वेश्चंस यहाँ पालोगे कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बेकार। तो इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारा लाइफ में ज़रूरी है इसको पढ़ना, आगे जाके हमको क्या क्या ये सॉल्व करने में मदद करेगा, ये सब चीज़ आपको क्लासरूम में बताना है जब आप ये यूनिट को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये जो हम लोग बेसिक क्लासरूम में करते हैं सारा इसी पॉइंट को लेके हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसको जान लेंगे ना तो आप जब 3rd सेमेस्टर में लर्निंग डिज़ाइन बनाओगे तो भी इजी होगा। जब क्लासरूम में जब ऑब्जर्वेशन करने जाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में देखिएगा आप काम कर पाओगे, क्लास में पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो चलिए इतना आज हम लोग फिलॉसफी कंप्लीट कर दिए। फिलॉसफी का भी बहुत दिन से डिमांड था कि बहुत लोग मांग रहे थे फिलॉसफी का माइक्रो टीचिंग चाहिए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये फिलॉसफी कंप्लीट हुआ। हमने कोशिश किया था कि काफ़ी इजी पॉइंट लें ताकि आप लोगों को डिस्कशन, जब आप लोग का ऑब्जर्वेशन हो, जब आप लोग का प्रैक्टिकम हो, तो आप इजी वे में इसको समझा सको, आपके पास कलेक्शन भी रह सके। जैसे आपको TLM बनाना पड़ता है, यहाँ पे 5 TLM आपको शो करना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड आप 5 TLM आराम से बना सको। देखिए चार्ट बना लीजिएगा, मॉडल भी बना लीजिएगा, PPT इसका प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिलॉसफी के साथ साथ आपको हिस्ट्री में भी आपको काम आएगा। ये दोनों एक ही टॉपिक को आप 2 सब्जेक्ट में कंटेंट में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आप लोगों को ये कंटेंट। जब यदि पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है और हमें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे हम लोग वीडियो कंटेंट को आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।